उसके हमारे साथी जो सिलेंडर के दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं वह पूर्णतः ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद परिवार को ही कम कीमत पर सिलेंडर की सुविधा दी है। 900 रुपये का सिलेंडर भरा जाता है, उसमें से 500 रुपये वापस खाते में आ जाते हैं। इस समय में सिलेंडर मात्र 400 रुपये का है। सिलेंडर की सुविधा वह सुविधा है जिसने महिलाओं को धुएं वाले चूल्हों से छुटकारा दिलाया है। इससे उनके जो मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को सुचेत करना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि देश में कहीं धार्मिक दंगे भड़क उठे, जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। अतः देश की सुरक्षा को देखते हुए सदन की कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए तथा इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद। माननीय संसद श्रीमती सुप्रीत कौर ने कानून संशोधन पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी है। प्रश्न यह है कि श्रीमती सुप्रीत कौर को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, और जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ का बहुमत है। अब श्रीमती सुप्रीत कौर को काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति दी जाती है। खुशी हो रही है कि इस बार हमारे सदन में बहुत अधिक संख्या में आदिवासी निर्वाचित होकर आए हैं और गरीब किसान। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके मुझे बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं सदन को इन नए सदस्यों का परिचय करवाती हूँ। श्रीमती व्यंक कौर, श्रीमती आकाशदीप कौर। धन्यवाद। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय श्रीमती किरणप्रीत कौर। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं किरण कौर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में महंगाई आसमान को छू रही है। सरकार रोजगारी की चीजों की कीमत को काबू नहीं कर रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। समाज का हर वर्ग महंगाई से ग्रस्त है। जब हमारी सरकार थी, सिलेंडर के दाम केवल 100 रुपये ही थे। उस समय आपकी पार्टी के नेता जुलूस निकालने लगते थे, सड़कों पर हाय हाय के नारे लगा रहे थे। रोजगार में वृद्धि होगी। मैं सदन से इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 पर विचार किया गया। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत हुआ है। हाँ का बहुमत है। अंत खंड 2 से 10 तक का विधेयक अंग बन गया है। अब प्रश्न यह है कि खंड 1 खुशी हो रही है कि इस बार हमारे सदन में बहुत अधिक संख्या में आदिवासी निर्वाचित होकर आए हैं और गरीब किसान। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके मुझे बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं सदन को इन नए सदस्यों का परिचय करवाती हूँ। श्रीमती व्यंक कौर, श्रीमती आकाशदीप कौर। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा मणिपुर की स्थिति को पेश किया गया है। इस पर ऐसी बात नहीं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर में भेजी गई हैं। वहां के कुछ इलाकों में अक्सपा को फिर से लागू किया गया है। म्यांमार से काफी लोगों की घुसपैठ पर पाबंदी लगाई गई है। महिलाएं, बच्चों की हत्या की जांच की जा रही है। सरकार मणिपुर में शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जल्द ही मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया मेहनत की है। बीच में 2-3 छुट्टियां आई, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आए दिन हो रही लूटमार व हिंसा की घटनाओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, देश में कहीं हिंसा, कहीं आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। अभी 24 नवंबर 2024 को संभल उत्तर प्रदेश में पुलिस व स्थानीय लोगों की झड़प में 4 लोग मारे गए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुई हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? महोदय, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। नवनिर्वाचित संसद को अंग्रेजी भाषा में शपथ पत्र की एक प्रति देती है। I grant for having been elected from Khandwa. जो मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को सुचेत करना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि देश में कहीं धार्मिक दंगे भड़क उठे, जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ है। अतः देश की सुरक्षा को देखते हुए सदन की कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए तथा इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद। माननीय संसद श्रीमती सुप्रीत कौर ने कानून संशोधन पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी है। प्रश्न यह है कि श्रीमती सुप्रीत कौर को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, और जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। हाँ का बहुमत है। अब श्रीमती सुप्रीत कौर को काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति दी जाती है। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय श्रीमती किरणप्रीत कौर, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं किरण कौर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में महंगाई आसमान को छू रही है। सरकार रोजगारी की चीजों की कीमत को काबू क्यों नहीं कर रही है? आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। समाज का हर वर्ग महंगाई से ग्रस्त है। जब हमारी सरकार की सिलेंडर के दाम केवल 100 रुपए ही थे, उस समय आपकी पार्टी के नेता जूस निकालने लगते थे, सबको पर हाय हाय के नारे लगा रहे थे। गंभीर समस्या है। हमारी सरकार इस बात को भली भांति जानती है, परंतु कुछ मौसम में नमी के कारण वायु में धूल मिट्टी के कण मिल जाते हैं तथा स्मॉग भी इसी कारण पैदा होती है। माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार सरकार के द्वारा कठोर कानून लागू किए गए हैं। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। लोगों को हमारी सरकार के द्वारा जागरूक किया जा रहा है तथा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मुआवजा भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार इस समस्या पर जल्द ही नियंत्रण कर लेगी। धन्यवाद। घर बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता मिलेगी। इसमें पात्र लाभार्थियों को 1,25,000 रुपए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कोई घर विहीन लोग इस योजना से वंचित न रह जाए। अब सभा पटल पर आवश्यक कागजात रखे जाएंगे। माननीय पर्यावरण वन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण योजना संशोधन अधिनियम 2021 जो 30 जून 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुआ है, उसकी एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में सभा पटल पर रखी। धन्यवाद। सभासदों, अब ज्ञान नगर
India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब नए मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा। माननीय सांसदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसदों, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए आप सभी पूरा सहयोग करेंगे तथा संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। नए सदस्य शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली एनसीआर में वर्तमान में सांसों का गंभीर संकट पैदा हो गया है। स्थिति इतनी भव्य हो गई है कि शीर्ष कोर्ट ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। इस क्षेत्र में हवा का प्रदूषण स्तर 450 से पार कर हो चुका है। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश से पराली जलाने की खबरें अभी भी आ रही हैं। इससे पूरे वातावरण में स्मॉग की स्थिति बन चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इससे अधिकतर बच्चे, बूढ़े अस्थमा, एलर्जी एवं सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं हो सके तो कानून सकेगा। पॉइंट नंबर 4, बच्चों की कौशल शिक्षा पर बल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, मिड डे मील दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8, वर्ष 2030 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्यगण इस विधेयक का दिल से स्वागत करेंगे। सदन इस विधेयक पर विचार करें। जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वे हाँ कहें। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया वे ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ की जीत हुई है। हाँ की जीत हुई है। प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब द्वितीय चरण पर चर्चा होगी। पूरे देश की रक्षा एवं शांति के लिए वचनबद्ध है तथा हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस विवाद की मूल वजह विभिन्न जातियां अपने अपने अधिकारों को खोने के डर से संघर्षरत है। हम जल्द ही उनके नेतृत्व से बातचीत करके इस संघर्ष का स्थायी हल ढूंढेंगे। किसी को भी राज्य की शांति को भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। जल्द ही राज्य में शांति की बहाली होगी। मैं सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है। इसकी विपक्ष को अधिक चिंता न करके सरकार का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। विचार विषय क्या होंगे? पॉइंट नंबर 4, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतन कब तक लागू किए जाएंगे? माननीय विदेश मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सदन के माननीय सदस्य ने चीन की सीमाओं को लेकर चिंता जताई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध चाहती है। हमारी चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक हुई है जिसके सकारात्मक उड़ान पर बात आगे बढ़ी है। LAC पर अब कोई संघर्ष नहीं है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में हमारी प्रधानमंत्री व माननीय कानून एवं न्याय मंत्री।
मैं अपने माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि यह हिस्सा नहीं बल्कि उग्रवादियों द्वारा पूरी समझी साजिश थी। इसमें उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और पुलिस व प्रशासन पर ईंटें व पत्थर फेंके गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी एवं जनसेवक घायल हुए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश पर संभाल की जमा मस्जिद के संरक्षण कार्य को पूर्ण करने के लिए 24 नवंबर को प्रशासन की टीम गई थी। सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से वित्त को नियंत्रण में करने के लिए धारा 144 को जारी कर सकता है। इन संपत्तियों का उपयोग सामुदायिक विकास अथवा जन कल्याण के कार्य के लिए किया जाता है। इसमें वक्फ बोर्ड संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इससे धर्म संबंधित उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। आज़ादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ कानून बनाया गया। 1955 और 2013 में वक्फ कानून संशोधन किया गया, परंतु देश में वक्फ से संबंधित कुछ शिकायतों को लेकर सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है। सरकार कहती है कि संपत्तियों का लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा है अथवा वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। यह तर्क आज का दिन इस सदन के लिए अत्यंत शोकाकुल है। हम दो बहुत ही दुख घटनाओं का सामना कर रहे हैं। पहला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का निधन, दूसरा अहमदाबाद में घटित एक दर्दनाक विमान दुर्घटना जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु हुई। श्री विजय रूपाणी जी एक कर्मठ, सादगी प्रिय और जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले समर्पित नेता थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य को स्थायित्व और विकास की दिशा दी। उनका राजनीतिक जीवन पारदर्शिता, निष्ठा और जनसेवा की मिसाल है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक सहयोगी, मार्गदर्शक और सज्जन नेता के रूप में जानता था। उनके निधन से न केवल गुजरात बल्कि राष्ट्र ने एक आदर्श जनसेवक को खोया है। के जरिए पिछले साल दिसंबर में 4 अरब डॉलर ठगी लिए गए हैं। इस साइबर ठगी से लगता है कि सरकार ने आपकी खुद रखी है। सरकार कोई कानून सेवा नहीं लाती। माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के साथी माननीय सदस्य ने सदन में साइबर ठगी का जो प्रश्न रखा है, ऐसा नहीं है हमारी सरकार उसमें अभिज्ञ है या हमें जनता की परवाह नहीं है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है और हमने साइबर अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई की नीति के तहत पूरे तंत्र को ट्रेस करके उस पर काबू पाया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों को कोई भी साइबर अपराध कितने ही छोटे या बड़े पैमाने का क्यों न हो, उसकी एक जानकारी चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी के जरिए अधिकतम 6 घंटे में केंद्र सरकार को देनी होगी। इसके अलावा साइबर अपराध के मामले में 24 घंटे के अंदर दूरसंचार कंपनियों को प्रभावित सेवाओं का ब्यौरा भी केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियों को सौंपना होगा। श्री विजय रूपाणी एक कर्मठ, शास्त्रीय और जनता के हितों के लिए समर्पित नेता थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य को स्थायित्व और विकास की दिशा दी है। उनका राजनीतिक जीवन पारदर्शिता और निष्ठा की मिसाल है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक सहयोगी, मार्गदर्शक और सज्जन नेता के रूप में जानता था। उनके निधन से न केवल गुजरात बल्कि पूरे राष्ट्र ने एक आदर्श जनसेवक को खो दिया है। इससे भी अधिक पीड़ादायक है अहमदाबाद की विमान दुर्घटना। जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं वे हमारे अपने हैं, किसी के बेटे बेटी, किसी के माता पिता और जीवन साथी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। घायलों का हर संभव इलाज करवाया जा रहा है और घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह सदन दिग्गज विजय रूपाणी जी और विमान हादसे में मारे गए सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता है कि
सशक्त रहने के लिए वादा है। मैं माननीय बात शहरी विकास मंत्री से पूछना चाहता हूँ तथा उनका ध्यान शहर में सड़क किनारे रह रहे टम्पुओं में अथवा रेलवे स्टेशन पर तथा अन्य सरकारी दूर पर रहने वाले लोगों की तरफ बुलाना चाहता हूँ। वे लोग इतनी मुश्किल से जीवन व्यक्त करते हैं, उन लोगों को नहर को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है तथा नहर में शुद्ध भोजन मिलता है। और उन लोगों को कम से कम रहने के लिए छत पर अपना मकान हो तो वे भी अन्य लोगों की तरफ समान्य जीवन जी सकते हैं। इस बारे में सरकार की क्या योजना है बताया आवास एवं शहरी विकास मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा गरीब और असहाय लोगों के आवास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, महोदय चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ घर बनाने की योजना बनाई है। इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए हमने एक पोर्टल की शुरुआत की है। लाभार्थी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल से सभी संबंधित पक्ष यानी केंद्र और राज्य सरकारें तथा बैंकों के साथ निर्माण एजेंसियों को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना में पहली बार मध्यम वर्ग को भी रोजगार में वृद्धि होगी। मैं सदन से इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 पर विचार किया गया। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।